नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 100 दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के, और इसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। लेकिन उन्हीं उपलब्धियों के साथ ये सवाल भी कि वहां मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। बहरहाल 100 दिन में क्या क्या उन्होंने अपनी काबिलियत और योग्यता के मुताबिक ये कहा कि संतोषजनक हम पाते हैं अपने कार्यकाल को 100 दिन में, और लेखा जोखा में कहा कि 86 लाख किसानों को अगर हमने फायदा पहुंचाया है तो इसी के साथ हमने एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया है। अपराध मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, गड्ढा मुक्त भी कुछ हद तक। सुनिए क्या कहा। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त श्रीकांत शर्मा, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सीधे आज तक पर इस वक्त लाइव है हमारे साथ। श्रीकांत जी, आप तो ऐसे न थे, आप तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते देते ही आज मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, अपनी भूमिका पार्टी में लेकर। आज आप लोगों ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए वहां पर, तो लोगों का यही सबसे पहला प्रहार है कि 100 दिन में अगर वाकई इतनी ईमानदारी से इतना अच्छा काम हो गया है जिसे आप सपनों की शुरुआत कह रहे हैं, तो फिर सवाल जवाब क्यों नहीं? हम तो हमेशा जवाब देते हैं अंजना जी, और जिन लोगों ने 15 साल तक सवाल खड़े किए हैं उन सभी सवालों पर हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि उस सवाल पर सवाल तो नहीं पैदा कर रहे हैं। 15 साल में जिन लोगों ने व्यवस्था को जर्जर किया, उसी जर्जर व्यवस्था में से बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, अपराध, उत्तर प्रदेश से अपराध को समाप्त करने के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक नई उद्योग नीति हम लोग बना रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। और आपको तो बधाई देना चाहिए योगी जी की सरकार को कि लोग 5 साल तक जवाब नहीं देते हैं, 6 महीने तो सिर्फ हनीमून के नाम पर ही निकाल देते हैं। हमारे अंदर कम से कम इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है कि 100 दिन के अंदर हम लोगों के बीच में आए और हमने कहा कि 100 दिन विश्वास के, और एक बुकलेट भी जारी किया है, बताया कि हमने किस किस क्षेत्र में कितना कितना अच्छा काम किया है। लेकिन इसी के साथ श्रीकांत जी, कुछ चुनौतियां हैं जो बहुत हावी रही हैं। ये सच है कि आपने किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया, ये भी सच है कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन सही नियत के साथ किया। कुछ घटनाएं हुई जिसके बाद आपने वहां पर भी नियंत्रण कसा। लेकिन इसी के साथ ये भी एक सच्चाई है श्रीकांत शर्मा जी कि सहारनपुर जैसी घटनाओं को रोकने में आपकी सरकार नाकाम रही। कई दिनों तक ऐसा लगा कि जैसे मुख्यमंत्री वहां के प्रशासन को वो सख्त संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि पूरी तरह से वो नियंत्रण में रखें। अब इससे संदेश बड़ा खराब जाता है। क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? कानून व्यवस्था क्या वाकई इतनी बड़ी चुनौती बन गई है? कई ऐसी जी अंजना जी, अपराधी और षड्यंत्रकारी ये 2 महीने में पैदा नहीं हुए। ये अपराधी 15 साल से इन अपराधियों को लगातार पाला गया, पोषा गया, इनको संरक्षण दिया गया। लेकिन इस सरकार ने तय किया है कि इन अपराधियों की नाक में नकेल डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। सहारनपुर की घटना का आप जिक्र कर रही हैं, सहारनपुर की घटना पर कितना तेजी से काम हुआ, उसको नियंत्रण करने का काम किया। व्यवस्था तो वही है जो पुरानी थी, जो विरासत में हमको मिली है। इसी व्यवस्था में इस व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, इसको चुस्त कर रहे हैं।
आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए भी आपने देखा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो वहां लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग थे। दूसरा ये भी आप मानिए कि जब सहारनपुर शांत हो गया और शांत सहारनपुर को फिर वहां पर तनाव पैदा करने के लिए बहन मायावती जी वहां गई। अगर मायावती वहां नहीं जाती तो दोबारा से वहां पर अशांति नहीं होती। इन लोगों को जहां शांति में सहयोग करना चाहिए, बल्कि अशांति पैदा करने में उत्तर प्रदेश में ये लोग अग्रणी हैं। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हमारे पास पॉलिटिकल विल है कि हम इस तरह के षड्यंत्रकारियों को, अपराधियों को उत्तर प्रदेश में अब किसी षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अपराधियों की नाक में नकेल डालने का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं मानता हूं अंजना जी, मैं मानता हूं कि 100 दिन के अंदर जिन जिन क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया है, हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। और इसीलिए चूंकि फिल्म बाकी है तो अगला सवाल मेरा आपसे ये कि ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि आप लोग हमेशा कहते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, उनका बड़ा मनोबल बढ़ जाता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। तो अब ऐसा ही कई हिंदू संगठनों के लिए कहा जा रहा है जो गाय के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसका खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। लेकिन कई घटनाएं श्रीकांत जी एक के बाद एक हो रही हैं। इसमें एक सख्त संदेश, क्योंकि हमारे जब हम लोगों ने यूपी में जाकर और लखनऊ में पूरे आपका कैबिनेट एक एक करके वहां पहुंच रहा था, आप भी आए थे, उस मंच से भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, गाय के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होगी। लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं अंजना जी आपसे। गुंडागर्दी किसी के भी नाम से स्वीकार नहीं होगी, चाहे वो कोई भी संगठन का व्यक्ति क्यों ना हो। कानून का राज स्थापित करना सन्यासी की सरकार की उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता है। उसमें कोई भी अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करने वाली है। हमारे यहाँ कोई भी क्यों ना हो, किसी को संरक्षण ये सन्यासी की सरकार नहीं दे रही है। एक उदाहरण आप मुझे नहीं दे सकती हैं कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करें विपक्ष के लोग कि हमने किसी अपराधी को, किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को जो कानून अपने हाथ में ले रहा है, हमने किसी को संरक्षण दिया हो। हम किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो आह्वान कर रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी संगठन से क्यों ना जुड़ा हो। अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर उठकर अगर कानून को हाथ में लेगा तो कानून कार्रवाई करने से हिचकेगा नहीं, कार्रवाई होगी। और हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये सरकार सबकी सरकार है अंजना जी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो हमें जो हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। अपराधियों को, बलात्कारियों को पीछे की सीट पर बिठाकर घुमाते थे। राहुल गांधी, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, अखिलेश यादव बलात्कारियों के लिए वोट मांग रहे थे, उनको छुपाने का काम कर रहे थे। हम तो गिरेबान पकड़कर बाहर निकालकर नाक में नकेल डालने का काम कर रहे हैं। जहां भी घटना हो रही है उन घटनाओं का खुलासा हो रहा है। कहीं ऐसी कोई घटना नहीं है जो कहीं ना कहीं उसका खुलासा ही अभी तक नहीं हुआ। और जो अपराधी चिन्हित किए गए हैं, जो अपराधी अभी जिन पर इनाम घोषित है, उन जिलों में भी उन अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। हर जिले के अंदर कप्तान को और डीएम को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर जिले के अंदर कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी तो सीधी जिम्मेदारी कप्तान की होगी। इसलिए इस सरकार में कानून को हाथ में लेने गई, काली पट्टी बांधी गई, वो इसलिए क्योंकि उनके घर का लड़का ईद की खरीदारी करके लौट रहा था। बीफ की बात कह के उसको हमला करके पाकिस्तान चले जाओ कह के उसको पीट कर मार डाला। बल्लभगढ़ में ईद नहीं मनाई गई। ये क्या भयमुक्त उत्तर प्रदेश है? हमने तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है और हम उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करेंगे। आप जिस घटना का संज्ञान लेकर आ रही हैं वो अभी मेरे संज्ञान में वो घटना नहीं है, माफ करिएगा। लेकिन हमने एक भयमुक्त समाज का संकल्प लिया है। कहीं पर भी ऐसी कोई घटना होगी अंजना जी, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। ये सबकी सरकार है। कहीं पर भी कोई कानून को अगर हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। कानून को हाथ में लेने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। भेदभाव नहीं, लेकिन एक हमेशा रवायत हमने देखी थी कि उत्तर प्रदेश में इफ्तार पार्टी खूब सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन ऐसा आप लोगों के वक्त में नहीं है। क्या सोच है इसके पीछे? हम तो दिखावे की राजनीति नहीं करते।
हमारा ये पॉलिटिकल हमारी विल है, ये हमारा कन्विक्शन है कि ये 22 करोड़ जनता की सरकार है और गरीब का उत्थान हमारी प्राथमिकता है और गरीब का उत्थान हम लोग करेंगे। हम गुमराह नहीं करते किसी को कि इफ्तार पार्टी देते रहो और किसी के लिए कुछ मत करो। तो हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। सरकार का जो काम है सरकार काम करेगी, जो सामाजिक संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं। ये मैंडेटरी तो नहीं है, कहीं कोई लिखा हुआ तो नहीं है संविधान में कि हर सरकार इफ्तार की पार्टी देगी। हम तो नहीं पार्टी देते इफ्तार की, लेकिन हम किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करते, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान हो। आज जो मेरी एक बात सुन लीजिए, जो एलपीजी के जो हम बीपीएल परिवारों को जो गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हे दे रहे हैं, वहां तो कोई भेदभाव नहीं है। हमने तो गरीब परिवार जो गांव में रहते हैं उनको फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं बिजली के। अब तो शहरों में जो बीपीएल परिवार है उनको भी फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं। हमारी बिजली तो सबके घरों में बिना किसी भेदभाव के जा रही है। तो हमारी सरकार जो जनहित के कार्य हैं, जो गरीब के उत्थान के कार्य हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन जो हम नहीं करते वो हम नहीं करते और डंके की चोट पर कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 37% गड्ढे आज भी इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप लोगों का। 15 जून का डेडलाइन दिया था सर, 63% ही हो पाया। अंजना जी, आपने एक पक्ष रखा, लेकिन आप दूसरा भी पक्ष रखिए ना कि हमारा 63% हमने 15 साल के जो गड्ढे खोदे थे, बुआ और भतीजे ने मिलकर उनको हमने 100 दिन के अंदर ही भरने का काम किया है। तो अभी हमारी सरकार को सिर्फ 100 डेज हुए हैं और ये गड्ढे भरने का काम तो सिर्फ हमारा 50 दिन के अंदर ही हुआ है। तो बाकी गड्ढे भी जो हमने ईमानदारी से बताया कि उतने गड्ढों को भी हम जल्दी भर देंगे। तो हम पर विरोधी तंज कसने से पहले कम से कम गिरेवान में जरूर देख लें कि 15 साल के गड्ढे हैं और सन्यासी की सरकार के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है कि सिर्फ 50 दिन के अंदर ही 63% गड्ढे हमने भर दिए और बाकी गड्ढों को भी जल्दी से भर देंगे। अब कोई गांव उत्तर प्रदेश का बिना पक्की सड़क के रहने वाला नहीं है। हर गांव में पक्की सड़क पहुंचाने का काम ये सन्यासी की सरकार करेगी। चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है श्रीकांत जी, लेकिन चूंकि सन्यासी आज बार बार मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं तो कहीं कोई लिंक तो नहीं है। 19 जून की तारीख 130 टन पत्थर पहुंचा अयोध्या और ऐसा बीच में अखिलेश की सरकार में रोक दिया गया था। क्या है मंशा? खुद मुख्यमंत्री भी अयोध्या में गए और वहां पर मौजूद कई लोगों को यह आश्वस्त किया कि राम मंदिर जल्द बनेगा। क्या है नियत, क्या है इसकी नीति? ब्रेक के बाद शुरू में जब आप लोग आए थे श्रीकांत शर्मा जी तो बहुत जोश दिखता था, औचक निरीक्षण पर आप लोग खूब निकलते थे। आजकल वो नहीं दिखता। मतलब ऐसा तो नहीं कि अब आपको लग रहा है कि जितना मीडिया में शुरू में हो हल्ला मचाना था मचा लिया, अब चुपचाप रहो क्योंकि विवाद भी बहुत सारे बनते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। आज भी कोई भी मंत्री जिस भी जिले में जाता है वह निरीक्षण तो करता है। आज भी कहीं पर भी जाना है, एक हॉस्पिटल में हमको जाना तय है, कोतवाली में एक बार जाना तय है और कहीं सूचना मिल रही है कि कहीं पर अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जनता परेशान है, तो वहां भी जा रहे हैं सभी लोग। नहीं, ये इसका पर्पज यही है कोतवाली वाला कितने दिन पे है सर? एक सप्ताह में या 15 दिन में? अब अगर देखिए इसमें अगर 1 महीने के अंदर जो प्रभारी मंत्री जा रहा है अपने जिले में, हाँ। वह मंत्री निश्चित रूप से अपने जिले का जो हॉस्पिटल है उसका मुआयना करता है, क्योंकि हर एक मंत्री को एक जिले का प्रभारी बनाया गया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां ठीक हो, शिक्षा की व्यवस्था वहां ठीक हो, कानून की व्यवस्था वहां ठीक हो और जो शिकायतें आती हैं तहसील स्तर पर कुछ लोगों की के लेखपाल ठीक से काम नहीं कर रहा है, पटवारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, गांव के अंदर सिंचाई की थोड़ी समस्या है, सड़कों की दिक्कत है, तो वह सब प्रभारी मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए ये औचक निरीक्षण भी करते हैं और उसका लाभ भी मिला है अंजना जी। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे लोग गए हैं, पहले वहां दवा डॉक्टर हॉस्पिटल से नहीं देते थे और बाहर के लिए लिख देते थे, तो अब कम से कम अधिकारियों में हॉस्पिटल्स के अंदर ये तय हुआ है कि भाई सरकार का मंत्री कोई आ जाएगा, सीधे मरीजों से पूछताछ करेगा, तो व्यवस्थाओं में बदलाव निश्चित रूप से आया है अंजना जी। तो इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी हम लोग देखते हैं। हाँ। फोटो अप के लिए सारी चीजें फोटो अप के लिए तो नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जिसका छोटा सा जवाब क्योंकि वक्त की कमी है। किसानों को लेकर जो कर्ज माफी आपने किया 36,000 करोड़ का, आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 86 लाख किसानों को उसका फायदा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि उसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग मुद्दे किसानों के, लेकिन महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा कर्ज माफी को ही लेकर, मतलब उनका कहना था कि यूपी में कर सकते तो हमारे लिए यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एक पैंडोरास बॉक्स तो नहीं खोल दिया आप लोगों ने और मुश्किल कर दी अपनी ही सरकारों के लिए?
नहीं, मुश्किल किसी के लिए नहीं है अंजना जी, क्योंकि किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। किसान को, क्योंकि किसान दबा हुआ है, उसको कर्ज से बाहर निकालकर आर्थिक रूप से हमको स्वावलंबी उसको कैसे बनाएं, वो मुख्य धारा में कैसे आए, अपना जीवन यापन वो ठीक से जिए, उसके घर में खुशहाली कैसे आए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी वो बने। इसके लिए राज्य सरकारें काम कर सकती हैं, जिन राज्य सरकारों, क्योंकि केंद्र की तरफ से तो कोई मदद किसी को मिल नहीं रही है, लेकिन राज्य सरकार स्वयं इनिशिएटिव लें और अपने किसान को स्वावलंबी बनाएं, आर्थिक रूप से संपन्न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत शर्मा जी। और ये भी तय है कि सिर्फ ऋण माफी से किसान कभी भी सबल और प्रबल नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कम से कम नियत ऐसी दिखाई देती है कि आने वाले वक्त में किसान को एक सबल नीति के साथ आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की, जिसको आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार को समझना भी होगा और लोगों के लिए सार्थक भी एक रास्ता निकालना होगा। आप देखते रहिए आज तक।